के कार्यक्रम के संयोजक, हमारे बहुत पुराने साथी, जिनके साथ मैंने बादा में खूब साइकिल चलाई है, आंवले की बाग में खाना बना करके खाया है और केन नदी में जम करके बहुत दिन तक नहाया और तैरा है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हम लोग 10-10 दिन तक इसी अपने बादा की धरती पर रहते थे और नल के पानी से, अब कुएं के पानी से नहीं, सीधे केन नदी जाते थे, तैरते थे और स्नान करके आते थे। ऐसे हमारे मित्र भाई, और आप हमारे पूर्व मंत्री जी वहां बैठे भाई, उनको भी बुला लेते शिवशंकर जी को, और हमारे ऐसे मित्र राजेश जी। मैं राजेश जी को देखता हूं तो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, और इनकी वो जवानी भी मैंने देखी है जब युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, भाजपा के अध्यक्ष रहे, क्रांतिकारी। आज तो चलिए सब कुछ है, सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां थी तब भी इनके तेवर और इनके कलेवर गजब के थे और अच्छे ढंग से काम करते थे। ऐसे भाई, हमारे मित्र आदरणीय श्री राजेश द्विवेदी जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद। मैंने कभी देखा नहीं, परिस्थितियां कुछ भी आई हो, लैया चना चबाना हो या लोगों के साथ टहलना हो, हंसते मुस्कुराते हुए प्रचार करना हो, एकदम सामान्य भाव से जीने वाला व्यक्ति अगर कोई मिलेगा तो आपको देखे होंगे, कहीं भी किसी से मिलते हैं तो आपको सबको लगता है आदरणीय आर.के. पटेल जी चाहे मंत्री रहे हो, चाहे विधायक रहे हो, चाहे सांसद रहे हो, हर जगह उपस्थित रहते हैं। आज हमको लग रहा था कि संसद चल रही है, कहीं ऐसा न हो कि दिल्ली में हो, लेकिन इनका प्यार, इनका स्नेह, इनका सबके साथ लगाव मंच पर उपस्थित रहे। ऐसे हमारे आदरणीय सांसद आर.के. पटेल जी, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष, गाड़ी में बैठे, शुरू कहां से किए, मुझको मिले और मेरी गाड़ी में बैठे, एक पल भी देर नहीं किया, मेरी हालचाल बाद में पूछा। पहले कहा कि नहर में पानी जो है उसकी व्यवस्था, और दूसरा क्या कहा कि अगर एक बैराज बढ़िया बंधा बन जाता बांदा के पास केन में तो पानी की बड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाती। ऐसे हमारे आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी रामकेश निषाद जी, हमारे लोकप्रिय विधायक, भूजल की बात चल रही है, सारी बात हो रही है और इनकी एक परियोजना लंबित है, तो चंद्रप्रकाश जी ने कहा कि अवसर को खोना नहीं चाहिए, समय मिलते ही अपनी बात कह देनी चाहिए। इन्होंने कागज भी पकड़ाया और मंच से बात कही। यही होना चाहिए, एक सच्चे जनप्रतिनिधि की निशानी यही है कि जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कैसे हमारे क्षेत्र का चतुर्दिक विकास हो, उसके लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय चंद्रपाल कुशवाहा जी, हमारे आनंद जी, जिनका नाम ही आनंद है, तब आप कल्पना करिए जब आनंद ही आनंद है तो फिर क्या पूछना है। ऐसे हमारे आदरणीय बहुत जुझारू संघर्षशील नेता, चुनाव लड़ा रहा था, उपचुनाव था, मुझको जिम्मेदारी थी कि आपको वहां चुनाव लड़ाना है। बहुत आनंद आया, चुनाव लड़ाया, आनंद के साथ चुनाव लड़ाया और प्रभु की कृपा हुई कि ये आनंद से जीत गए और बहुत अच्छे ढंग से काम करे। ऐसे आनंद शुक्ला जी, हमारे विधायक मोहमानिकपुर के, और हमारे आदरणीय एक विधायक हैं जिनको देखने में छोटे लगत घाव करत गंभीर, यानी ब्रजेश प्रजापति जी। देखिए, आप अगर मुंबई चले जाएं तो वहां के लोग इनको पकड़ के शूटिंग करने लगे, एकदम हीरो लग रहे हैं हमारे विधायक जी। ऐसे बहुत ही लोकप्रिय और क्रांतिकारी विधायक आदरणीय ब्रजेश प्रजापति जी, हमारे यहाँ के मंडल आयुक्त अभी आए हैं, जल्दी ही ज्वाइन किया इन्होंने, चित्रकूट धाम मंडल के मंडल आयुक्त हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी ये जौनपुर में जिलाधिकारी थे और जौनपुर के जिलाधिकारी के बाद सीधे आपके पास आए, मंडलायुक्त बन करके आए। आप किसी से फोन करके पूछिएगा कि जौनपुर में कितना सुंदर काम किया, सबके साथ तालमेल मिला करके पूरे जौनपुर में, जैसे एक कार्यकर्ता हम सबके विधायकों सांसदों के साथ मिल करके सरकार और संगठन और जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच में तदात्म स्थापित करते हुए बहुत अच्छा काम किया है। जैसे यहाँ ज्वाइन किए, मैंने इनसे कहा हमारा भूजल देखिएगा और हमारा पेयजल भी देखिएगा, निश्चित रूप से मुझको लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। ऐसे श्री दिनेश जी, हमारे श्री अखिलेश नाथ दीक्षित जी जिला महामंत्री, हमारे श्री संजय सिंह जी जिला महामंत्री,
श्री विवेकानंद जी, हमारे जिला महामंत्री श्री बाल मुकुंद शुक्ला जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, बहुत इनके जमाने में भी मैंने बहुत काम किया यहाँ देखा है। हमारे श्री अजय पटेल जी, कमलेश अवस्थी जी, बलराम जी, संतोष जी और हमारे मंडल अध्यक्ष राम बाबू जी, रणजीत जी, राजा दीक्षित जी और हमारे श्याम जी भाई साहब नीचे बैठे हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छे समाज सेवक हैं। इन्होंने भी क्रांति पैदा कर दी है अपने क्षेत्र में। शिवशंकर जी भाई साहब हमारे बैठे हुए हैं। जब शिवशंकर जी यहाँ थे उसी समय हम लोगों ने यात्रा किया था पूरे बांदा में, और बहुत जबरदस्त यात्रा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यात्रा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की यात्रा, ऐसा हम लोगों ने यात्रा किया। और मैं एक नाम अब ऐसा लेने जा रहा हूं जिसके कारण से हमारा बांदा, हमारा यहाँ का क्षेत्र और हमारा उत्तर प्रदेश जो सब जगहों पर जाना गया, लोगों ने कहा कि वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सब ने जब जल योद्धा के रूप में उमाशंकर जी का नाम लिया तो हम सब लोग गर्व और गौरव से पूरी तरीके से अपने को आह्लादित समझ रहे थे। मुझको कभी कभी लगता है एक योद्धा कितना बड़ा काम कर सकता है। कभी भी परिवर्तन के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए, एक लाल बहादुर प्रताप खड़े हुए, एक सरदार भगत सिंह खड़े हुए, एक रानी लक्ष्मीबाई खड़े हुए, एक तात्या टोपे खड़े हुए, एक मंगल पांडे खड़े हुए, देखते देखते सब कुछ बदल दिया। एक उमाशंकर पांडे क्यों नहीं बदल सकते हैं? और एक एक योद्धा मैं देख रहा, जितने लोगों को मैं सम्मानित कर रहा था उनको सबको सम्मानित करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही। मैंने अभी जितने लोगों को सम्मानित किया है, मेरे सब जल योद्धा, माँ के वास्तविक पुजारी, भारत माता के वास्तविक पुजारी, मैं अपने सभी जल योद्धाओं के श्री चरणों में शीश झुका करके प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्रों, आपकी पूजा अर्चना वंदना होनी चाहिए और इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपका स्वागत करने का मुझको अवसर मिला। मैं समझता हूं इससे पुण्य का काम मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत गर्व और गौरव का विषय है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदमी, बुजुर्ग, नौजवान मित्रों, भाइयों और बहनों, मुझको कभी कभी लगता है वास्तव में भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार सब कुछ अद्भुत है। लेकिन भगवान तुलसी ने कहा, हम सब लोग ने सुना, इसी बुंदेलखंड की धरती से हमको बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। लेकिन लोग कहते थे कि बुंदेलखंड की धरती पीने का पानी नहीं। अभी मैं थोड़े दिन पहले, जब आज के 3-4 साल पहले जब मैं मंत्री की शपथ लेकर के आया, और उसके पहले कि जो सरकार थी, मैं किसी सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उस समय लोग कह रहे थे कि ट्रेन से पानी लाना पड़ेगा। किसके लिए? पीने के पानी के लिए। लेकिन आज हमको गर्व है योगी आदित्यनाथ जी पर, आज हमको गर्व है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर, आज हमको गर्व है अपने सभी उन कार्यकर्ताओं पर, जनप्रतिनिधियों पर, जिनके बदौलत इस 4 साल के अंदर आदरणीय योगी जी की सरकार को 19 मार्च को 4 साल पूरा होगा। इस 4 साल के अंदर आपने देखा होगा कहीं से कोई आवाज नहीं आई। पत्रकार पूछते थे कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं, अब तो पानी सब जगह पहुंच रहा है, बुंदेलखंड पानी पानी हो जा रहा है, अब मैं लिखूं तो क्या लिखूं। हमने कहा चिंता मत करिए, अभी आपने पानी देखा नहीं, अभी तो आप पानी देखिएगा। मोदी जी की कृपा सबसे पहले बरसी अगर कहीं तो हमारे बुंदेलखंड पर बरसी है। और योगी जी ने कहा है मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं हुआ तो उन्होंने कहा शुरुआत करूंगा तो बुंदेलखंड से शुरुआत करूंगा। पहली समीक्षा बैठक उन्होंने झांसी में किया, चित्रकूट में किया। उन्होंने कहा शुरुआत करूंगा तो बुंदेलखंड से शुरुआत करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, संकल्प के साथ कहा, पूरी दुनिया देखेगी। अभी तक बुंदेलखंड को दूसरे रूप में देखती थी, अब पूरी दुनिया देखेगी मेरा बुंदेलखंड कैसा था और कैसा हो गया। हरा भरा बुंदेलखंड, रोजगार से युक्त बुंदेलखंड। अरे मेरे मित्रों, आप देखिए, योगी जी ने कहा अगर डिफेंस कॉरिडोर भारत में 2 ही स्थानों पर बैठना है, एक हमारे बुंदेलखंड में बनेगा, बुंदेलखंड की धरती पर बनेगा। आज बुंदेलखंड की पानी और बुंदेलखंड की जवानी, बुंदेलखंड के योद्धा तो अद्भुत है, कल्पना के परे है। और जब यहां से तोप बनेगी और गोला बनेगा, और वो गोला जब दगेगा तो उसकी आग को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए बुंदेलखंड में हमारा डिफेंस कॉरिडोर बनेगा।
योगी जी ने कहा, अब तक तो बड़ी तेजी के साथ लोग दिल्ली पहुंचते थे, मेरा बुंदेलखंड थोड़ा देर में पहुंचता था, अब सीधे दिल्ली का रास्ता बुंदेलखंड से जाएगा, यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाने के लिए उन्होंने शुरुआत कर दिया। योगी जी ने कहा, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से बुंदेलखंड के सभी बहनों को घर में बैठे बैठे काम मिलेगा। इसके लिए डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड मैं जब आरडी मिनिस्टर था तो मैंने ही लागू किया था। योगी जी ने कहा, पूरे बुंदेलखंड में आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा बुंदेलखंड बहुत समृद्धशाली है, इसलिए राम सर्किट के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड का विकास होगा। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, पूरे बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन स्टार्ट किया माननीय मोदी जी ने। योगी जी ने कहा, सबसे पहले अगर पानी किसी को मिलेगा, हर घर को नल से जल मिलेगा, तो मेरे बुंदेलखंड को मिलेगा। और इसलिए उन्होंने बुंदेलखंड के सभी जिलों में काम शुरू कर दिया। मेरे मित्रों, पानी भी होगा, सड़क भी होगी, रोजगार भी होगा, अध्यात्म भी होगा। इसके साथ साथ खेती के लिए उन्होंने कहा है, पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए बुंदेलखंड के किसानों के जीवन में कोई समस्या न आए, इसके लिए हर तरीके की सुविधा प्राथमिकता के आधार पर बुंदेलखंड को देने के लिए संकल्पित हुए। आपने देखा होगा बुंदेलखंड कितनी तेजी के साथ बदल रहा। मैंने तय किया, एक एक नहर की सफाई किया, खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा हूं। आपको मैं वादा करता हूं, 15 दिन के अंदर आप लोगों को सुनाई पड़ेगा। आज मैं घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं घोषणा करूंगा तो ठीक नहीं होगा, घोषणा बहुत ऊपर से होगी। लेकिन 15 दिन में देखिएगा, बुंदेलखंड को इतना बड़ा तोहफा मिलेगा कि जिसकी कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हो, इतना बड़ा आप लोगों को तोहफा मिलेगा। मेरा बुंदेलखंड पूरी तरीके से समृद्धशाली बनेगा, हर तरीके से समृद्धशाली होगा। लोगों ने कहा, पानी नीचे चला गया है, पानी सूख रहा है, धरती में पानी कम हो रहा है। मेरे मित्रों, आप सब जानते हो, बुंदेलखंड के वीर सपूतों, जल योद्धा यहाँ पर बैठे हैं, इनको सबको पता है। और हम भी थोड़ा थोड़ा जल शक्ति मंत्रालय बनने के बाद भारत में जल शक्ति मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया। जल की महत्ता को माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा और माननीय प्रधानमंत्री जी के जल शक्ति मंत्रालय गठित करने के बाद भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने भी जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। भारत के किसी राज्य में जल शक्ति मंत्रालय नहीं बना है, केवल एकमात्र राज्य भारत का है उत्तर प्रदेश, जहां पर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। मैं भाग्यशाली हूं। मैं मानता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जल शक्ति मंत्रालय का दायित्व दिया है। सेवा करने का बहुत बड़ा अवसर प्रभु ने हमको प्रदान किया है। आपको मैं कहना चाहता हूं, हम सब इस बात को जानते हैं कि चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीर है। हमारा जो सबसे पहला तत्व धरती पर आया वो जल आया था। जल के बाद दूसरा तत्व कौन सा आया? अग्नि आया, यानी सूर्य आया। अग्नि और जल दोनों के बीच में तीसरा तत्व कौन सा आया? वायु, हवा आई। और जब ये तीनों तत्व मिले तो चौथा कौन सा तत्व बना? मिट्टी बना। यानी पानी, अग्नि, हवा मिलकर के मिट्टी की तैयारी हुई। और मेरे मित्रों, जब ये सब बना तो सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। तो उसमें सबसे पहला तत्व कौन था? वो जल तत्व था। और इसीलिए धरती के बहुत बड़े भाग में आप जानते हो 2/3 से ज्यादा, 3/4 में केवल पानी ही पानी है। पानी ही पानी है। और लोग कहते हैं जब प्रलय होगा, जब सब कुछ समाप्त होगा, तो धरती पर अगर कुछ बचेगा तो केवल पानी बचेगा। यानी पहला तत्व पानी और अंतिम तत्व पानी, केवल पानी ही बचेगा। मनुष्य का जब जीवन, सांसें रुक जाती है और मनुष्य चला जाता है इस धरती से, उसके सांसें थम जाती हैं, तो मनुष्य के शरीर का खून जो है वो भी पानी हो जाता है। यानी मनुष्य जो बनता है, मनुष्य जो पैदा होता है, वो एक बूंद पानी से बनता है। और जब मनुष्य मरता है तो केवल पानी ही बचता है। पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न ऊपरे मोती मानस चून। यानी सबसे बड़ी महत्ता किसी चीज की है तो पानी की है। अगर सवेरे उठते हो, इमरजेंसी आ गई, दौड़ आ गई, कोई जरूरत पड़ गई, जल्दी से उठे, तो आंख का कीचड़ कैसे धोगे? पानी से। मुंह को कैसे साफ करोगे? पानी से। कुल्ला कैसे करोगे? पानी से। स्नान कैसे करोगे? पानी से। पंडित जी आएंगे, कहेंगे पूजा कराओ, तो आचमनी का जल कहां से छिड़कोगे? पानी से।
पंडित जी आएंगे, कहेंगे पृथ्वी बनाओ, पृथ्वी बना के पूजा शुरू करो, और जब पूजा खत्म होगी तो फिर पंडित जी कहेंगे जरा पृथ्वी पर पानी छिड़क करके माथे लगाओ, तो कहां से लाओगे पानी? ये तो पानी से, अगर बिना पानी के कुछ भी नहीं कर सकते हो, पानी है तो सब कुछ है। इसलिए हम कहते हैं जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, अगर जल नहीं है तो कुछ नहीं है। और इसीलिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 27 सूक्तियां केवल वरुण देवता की पानी पर है। ऋग्वेद के 10 मंडल का अध्ययन करिए तो पानी ही पानी आपको दिखाई पड़ेगा, बिना पानी के सब कुछ बेकार है। इसीलिए जितनी सभ्यताएं आज तक बसी सब नदियों के किनारे बसी, यानी पानी के लिए। बिना पानी के कोई भी काम कर नहीं सकते हो। फैक्ट्री लगाना है तो पानी चाहिए, गेहूं की सिंचाई करना है तो पानी चाहिए, धान उगाना है तो पानी चाहिए, खेती करना है तो पानी चाहिए, गौ माता को पिलाना है तो पानी चाहिए, कहीं भी जाना है तो पानी चाहिए। बिना पानी के सब कुछ बेकार है। अगर पानी मिलता रहा और कुछ नहीं मिल रहा है तो 2-4 दिन जिंदा रह जाओगे, लेकिन पानी नहीं मिलेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी जिंदगी जीना। इसलिए पानी है तो सब कुछ है। मेरे मित्रों, मैं आपको एक छोटी सी गणित बताना चाहता हूं। जब देश आजाद हुआ उस समय जब पहली अपनी जनसंख्या गणना की गई, जनगणना जब हुई 1951 और 52 में, हमारे मंडल आयुक्त हैं, हमारे सांसद जी हैं, सब लोग जानते हैं। 1951 और 52 में पहली जब जनगणना हुई तो भारत की पॉपुलेशन उस समय 36 करोड़ की थी। 36 करोड़ लोग भारत में थे। और जब 36 करोड़ भारत में थे तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना था? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हमारा भारत, और उसकी पॉपुलेशन 36 करोड़। और 36 करोड़ जब पॉपुलेशन थी तो भारत में पानी कितना था? तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी 5,177 घन मीटर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति। प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 5,177 घन मीटर पानी कब था? 1947 में, 1951 में, 52 में। उसके बाद जब जनगणना 2001 की हुई तो उसके बाद पॉपुलेशन कहां पहुंच गई? 102 को क्रॉस कर गई। उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से पानी कहां पहुंचा? यानी 51 में पानी था 5,177 घन मीटर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति, और जब हम ये 2001 में आए तो पानी पहुंच गया 1,820 घन मीटर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति, यानी 5,000 से घट करके 1,800 पे हम पहुंच गए। और जब 2011 में पॉपुलेशन हुआ, जनगणना हुई और जनगणना पहुंच गई हमारी 121 करोड़। जब 121 करोड़ पे हम पहुंच गए तब पानी कहां पहुंचा? तब 1547 घन मीटर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति पानी पहुंच गया। अब 1547 घन मीटर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति पानी 2011 की जनगणना के अनुसार पहुंच गया। अब जब जनगणना होने जा रही है 2021 की, तो पता चल रहा है कि अब जो पॉपुलेशन आने वाली है उस पॉपुलेशन के एवरेज में पानी कहां जाने वाला है। तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मेरा पानी घटते घटते अब वो करीब 1400 और 1300 घन मीटर पर पहुंचने जा रहा है। अब आप कल्पना करो, जब हमारे बाबा थे, जब हमारे दादा थे, हमारे पास पानी खूब था। धीरे धीरे हमारे आते आते पानी यहां चला गया, और जब आपका नाती और पोता आएगा तब पानी का क्या होगा? पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कैसा भारत हम लोग छोड़ करके जाना चाहते हैं? अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। गजब का एक आंकड़ा है, आप इसको जब सुनेंगे देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। आप सबको लगेगा कि वास्तव में कैसे कैसे पानी का जलस्तर नीचे जा रहा है और पॉपुलेशन ऊपर जा रही है, यानी जनसंख्या बढ़ रही है और पानी घट रहा है। घटते घटते स्थिति ऐसी बनेगी कि इंडिया मार्का टूर पानी छोड़ देगा, ट्यूबवेल पानी छोड़ देगा, खेत पे पानी आएगा नहीं, धरती में पानी होगा नहीं तो पानी आएगा कैसे? अब दूसरी बात, पानी का जलस्तर जैसे जैसे नीचे हो रहा है वैसे वैसे आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा जगह जगह पर बढ़ रही है। अब हमारे बच्चे पैदा होंगे तो टेढ़े मेढ़े बीमार होंगे, तरह तरह की बीमारी होगी। खारा पानी मिल रहा है, आर्सेनिक मिल रहा है, फ्लोराइड मिल रहा है, पानी नुकसानदेह हो रहा है, पीने योग्य नहीं बच रहा है। और दूसरा, पानी को हम लोग खूब जम करके दोहन कर रहे हैं, उसकी बर्बादी कर रहे हैं। कितना आनंद आता है, कैसे खुशी मिलती है। भैंस को धो रहे हैं, सड़क पे पानी बहा रहे हैं, टंकी चला दिए, टुल्लू पानी गिर रहा है, नल को खोल करके छोड़ दिए हैं। पानी की जितनी बर्बादी हो सकती है उतनी हम कर रहे हैं,
लेकिन पानी की बर्बादी करने वाला अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में ध्यान रख लेना, मैं आपको सच बता रहा हूं, चाहे ऋग्वेद की सूक्ति जाकर के पढ़ लेना, जिसने पानी को बर्बाद किया वो भी बर्बाद हो जाएगा, उसको कोई बचा नहीं सकता जो पानी को बर्बाद करेगा। पानी का एक एक बूंद का बहुत महत्व है, इसलिए हर बूंद का संचय करना हमारा आप सबका काम है। कितना सुंदर लगता है, आप यहां पर बैठे हो, फॉरेन के लोग, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जिस बाग में आप यहां पर कार्यक्रम कर रहे हो, आज से 50 साल 40 साल पहले यहां पर बहुत जहाजा पेड़ होते थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे, आम के, महुआ के, जामुन के, नीम के, XYZ जो भी पेड़ होते थे, पीपल के, पाकड़ के, बाबा लगा के गए थे। आपने काट करके घर बना लिया, आपने काट करके ताप लिया, आपने काट करके जला दिया, और आपने कौन सा पेड़ लगाया है? आपके बाबा तो आपको पेड़ दे करके गए थे, क्या आप भी अपने नाती को पेड़ दे करके जाने वाले हो? आप जब इसका आकलन करोगे तो जितना पेड़ आपने काटा उतना पेड़ आप लगा नहीं सकते, लगाए भी नहीं हो, क्योंकि आप पेड़ के महत्व को समझ नहीं रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज तक इतिहास पढ़ के देख लेना, गूगल पे चले जाना और पूछना, हे गूगल बाबा, कौन सा व्यक्ति ऐसा हुआ है जिसको आज तक ज्ञान की प्राप्ति बिना पेड़ की हुई हो? तो गूगल बाबा कहेंगे, इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ज्ञान की प्राप्ति बिना पेड़ के हुई हो। आप किसी का इतिहास उठा के देख लेना, हर कोई, चाहे वो महात्मा बुद्ध की बात करो, चाहे महावीर स्वामी की बात करो, चाहे भगवान तुलसी की बात करो, जिसकी भी आप बात करोगे, सब पेड़ों के नीचे, ऋषि मुनि महात्मा उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्हीं से तरंगे प्राप्त किए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसी के मन में गलत फहमी हो तो निकाल दीजिए। आपको मैं यथार्थ बताता हूं, 1 महीने तक जैसे आप अपनी माँ की गोद में सोते हो, वैसे जाकर के पेड़ के तने पर अपना सर रख करके उसके जड़ पर सोइए। 1 महीने बाद जैसे आपकी माँ आपको सब कुछ बताती है, वैसे वो पेड़ आपको सब कुछ बताएगा। और भगवान का जो पहला संदेश आता है वो पेड़ों को पता चलता है। अब आपको मैं एक छोटी घटना बताता हूँ। जब तेज आंधी आना होता है तो पेड़ शांत हो जाता है, तेज आंधी आनी होती तो पेड़ शांत हो जाता है, भूचाल आना होता है तो पेड़ बता देता है। मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, आप सब बहुत बुद्धिजीवी हैं, आपके पास ब्रेन बहुत है, लेकिन एक छोटी घटना का उल्लेख करूंगा कि जब धरती हिलने के होती है तो जो समुद्र के नीचे जानवर हैं, जो समुद्र के नीचे लोग रहते हैं, उनको सबसे पहले पता चलता है, समुद्र को सबसे पहले पता चलता है। रेंगने वाले जो हैं, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, उनको पता चलता है, वो बिलों में घुसने लगते हैं। और उसके बाद चिड़िया चहचहाने लगती है, अपने घोंसले में जाने लगती है, मोर चिल्लाने लगता है, गाय भैंस पूंछ उठा के भागने लगती है, कुत्ता भूकने लगता है, गधा चिल्लाने लगता है, चारों तरफ से भगदड़ मच जाती है, सब जान जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, मनुष्य, जिसको बहुत अहंकार है, उसको तब पता चलता है जब धरती हिलने लगती है, तब उसको लगता है तो भूचाल आ गया। आपसे बहुत देर पहले गाय को पता चल गया, जानवर को पता चल गया, कुत्ते को पता चल गया, सांप को, कीड़े मकोड़े सबको पता चल गया, पशु पक्षी को पता चल गया, आपको नहीं पता चल पाया। आप बहुत बुद्धिमान हो और आप गाय को मार दोगे, जानवर को मार दोगे, पेड़ को काट दोगे, सबको तबाह कर दोगे। सबसे बाद में धरती पर कोई आया तो मनुष्य आया। मनुष्य को भगवान ने सब सजा करके भेजा, लेकिन मनुष्य कैसा है, जैसे आया वैसे भगवान की बनाई हुई दुनिया को खत्म करने लगा, सबको नष्ट करना शुरू कर दिया। और जिसको आप नष्ट कर रहे हो वो आपको नष्ट कर देगा, आप बच नहीं सकते हो। अगर प्रकृति नष्ट होगी तो आप नहीं बचोगे। इसलिए पेड़ की पूजा हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, आप पीपल के वृक्ष पे रक्षा सूत्र बांधते हो, आप नीम के पेड़ पे जल चढ़ाते हो, आप तुलसी की बिरवा पर दीपक जलाते हो, आप ये सब काम करते हो, आप वृक्ष की पूजा करते हो। पेड़ नहीं होगा, ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, बरसात कहां से होगा, क्लाइमेट चेंजेज होगा, ये सब स्थितियां बनेगी। और इसलिए बहुत जरूरी है इन सब चीजों को पूरा करना। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मित्रों, आप सबको पता है कि आज भूजल, हम बुंदेली भूजल चौपाल कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले भूजल के लिए प्रयास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, नरेंद्र भाई मोदी जी ने, कि जल संचयन होना चाहिए, जल संवर्धन होना चाहिए और जल लोगों के घर तक पहुंचाना चाहिए। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सरपंचों को पत्र लिखा,
पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने कहा गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और छत का पानी जमीन के नीचे ले जाना चाहिए। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के सभी पंचायतों को जून महीना 2018 में पत्र लिख करके लोगों का आह्वान किया। आह्वान करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जगह जगह कार्यक्रम किया। मैं उस समय ग्राम विकास मंत्री था। पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया। उस कार्यक्रम के माध्यम से भू का कैसे संचयन हो उसके बारे में बातचीत किया। आप सबको पता है हम लोगों ने 20,000 तालाब सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा, सहयोग के द्वारा बनाए गए। 15,000 तालाब इस बार बन रहे। 5 नदियों का जीर्णोद्धार करा गया। 15 नदियों का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। और मैं आपको अद्भुत जानकारी दूंगा, ये मेड़बंदी का जो काम चल रहा है, जखनी का जो उदाहरण है, जो अभी अभी इन्होंने हमारे हाथों से करकमलों द्वारा अभी इन्होंने ये बैंक चलाया है, संचालित किया है। 5 जिलों का इन्होंने अभियान चलाया है। इन्होंने कहा मेड़ बनाएंगे यानी मेड़बंदी करेंगे। मेड़बंदी किस लिए है, क्या है मेड़बंदी? पहले मेड़ ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे। हमारे दादा बाबा खूब ऊंचे ऊंचे मोड़ बनाते थे। उससे कारण पानी बरसता था तो खेत में भरता था और धीरे धीरे करके पानी रिस करके नीचे जाता था। तो मेड़बंदी करेंगे और मेड़बंदी करके मेड़ों पर पेड़ लगाएंगे, यानी मेड़ बनाएंगे और मेड़ पर पेड़ लगाएंगे। जब मेड़ बनाएंगे और मेड़ पे पेड़ लगाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा? पेड़ों की जड़ों से पानी नीचे जाता है, जल संचयन में सुविधा मिलती है, कटान नहीं होता और हमारे फलदार वृक्ष होंगे तो हमको दोनों तरीके का लाभ मिलेगा। तो मेड़बंदी भी करेंगे और पेड़बंदी भी करेंगे, पेड़ भी लगाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हमने एक कानून बनाया है और ये हमारे उमाशंकर जी जानते हैं, अभी हम लोगों ने चौपाल किया था, अभी हमने अटल भूजल सप्ताह मनाया था। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटल भूजल योजना लागू किया है। अटल जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। बुंदेलखंड के 6 जिले उसमें लिए गए हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जिले यानी 10 जिले लिए गए हैं, 26 ब्लॉक लिए गए हैं, 300 पंचायतें यहाँ की, 200 पंचायतें वहां की, 350 यहाँ की, 200 वहां की, 550 पंचायतें उसमें ली गई हैं। अटल भूजल योजना के तहत अब जल संचयन, जल संवर्धन का काम तीव्र गति से होगा। हम सब लोग बुंदेलखंड के एक एक गांव की व्यवस्था करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने एनजीओ किया है, हायर किया है। अभी एक कानून बनाया, कानून लागू हो गया, पोर्टल बन गया, पीजोमीटर लगा रहे हैं। उस पीजोमीटर के माध्यम से हमारे जल योद्धाओं के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। अब पीजोमीटर हर 12 घंटे पे बताएगा कि आपके जिले का जलस्तर कितना ऊपर गया, कितना नीचे आया। हम पूरे उत्तर प्रदेश में 6000 पीजोमीटर लगा रहे हैं। बहुत जल्दी पीजोमीटर के माध्यम से हम जल का मापन कर पाएंगे कि हमारे गांव का, हमारे जिले का जल स्तर कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर आ रहा है, कितना जल का संचयन के। तो हम जल के मापने की व्यवस्था करेंगे। कुएं भी बनेंगे, तालाब भी बनेंगे। हम लोगों ने तय किया कि जितने भी हमारे कुएं हैं, सबसे ज्यादा जल संचयन की व्यवस्था कुओं के माध्यम से थी, इसलिए कुओं का हम लोग जीर्णोद्धार कराएंगे। कुएं को पाताल से कनेक्ट कराएंगे और कनेक्ट कराने के बाद उनका पूरी तरीके से सुंदरीकरण होगा, जिससे जब पानी बरसेगा तो कुएं के माध्यम से जमीन के नीचे जाएगा। मेरे मित्रों, अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाया, उसको हम लोगों ने लागू किया है, भूजल प्रबंधन विनियमन 2019। उसके माध्यम से हमने तय किया अब कोई भी फैक्ट्री लगेगी, कोई भी कॉमर्शियल यूज होगा, जितना पानी वो लेंगे उतना पानी धरती में उनको रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर रिचार्ज नहीं करेंगे तो उनको हम पानी नहीं लेने देंगे। पहले वाटर रिचार्जिंग की व्यवस्था करें, उसके बाद पानी लेने देंगे। इसी तरीके से किसानों के लिए और घरेलू उपयोग के लिए पूरी तरीके से छूट दी गई है। किसान के ऊपर और घर में उपयोग के लिए कोई हम उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, लेकिन जितने विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, प्राइमरी, मिडिल, जितने भी हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एनी टाइप ऑफ कॉलेज, अब सभी कॉलेज में आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। बिना उसके आपके मान्यता और रिन्यूअल नहीं हो पाएगा। आपको अपने बच्चों को पानी पिला रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन पूरे ग्राउंड का और छत का पानी धरती के नीचे जाए, इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ सभी विद्यालय के लोगों से आग्रह भी करेंगे, उनसे सबसे निवेदन करेंगे, हमारे लखनऊ में
सभी विद्यालय के प्रबंधक आगे बढ़कर के आए हैं। उन्होंने कहा ये बहुत पुण्य का काम है, हम सब लोग 1 साल के अंदर अपने अपने विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा देंगे। लखनऊ के बहुत सारे विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लग चुका है। दूसरा, हम लोगों ने कहा थाना हो, चौकी हो, तहसील ऑफिस हो, बीडीओ ऑफिस हो, सीडीओ ऑफिस हो, एनी टाइप ऑफ ऑफिस, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, हर ऑफिस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएंगे, यानी जल संचयन और जल संवर्धन का विकास पूरी तरीके से करेंगे। तो मेरे मित्रों, हमको वाटर डिस्चार्जिंग के लिए बहुत सारा काम करना है और हम सब लोग इस काम को पूरा करेंगे। जैसा कि जखनी का उदाहरण दिया जा रहा है, बांदा का उदाहरण हमको उमाशंकर जी ने बताया, कई गांव का जलस्तर बहुत ऊपर हो गया। हमारे श्याम जी भाई साहब आकर के बताए कि इनके प्रयासों से इनके यहाँ जलस्तर 2 से 3 मीटर ऊपर हो गया। अब आप देखिए, गाय के गोबर की बात करते हैं, पहले गांव गांव में केचुआ घुमा करते थे, अब केचुआ दिखाई नहीं पड़ते। केचुआ कहां से निकलते थे? धरती के नीचे से 20, 25, 30 फुट से ऊपर आते थे। जब वो ऊपर आते थे तो धरती में छेद हो जाता था, अब पानी बरसता था तो उसी छेद से पानी नीचे चला जाता था। केचुआ मर गया क्योंकि रासायनिक खादों का उपयोग हुआ। अगर गाय का गोबर उपयोग करोगे, केचुआ आएंगे, धरती में छेद होगा तो वाटर डिस्चार्जिंग होगा, यानी वृक्षारोपण भी करेंगे, तालाब भी बनाएंगे, खेत का पानी खेत में, घर का पानी, छत का पानी जमीन के नीचे, गांव का पानी गांव में। हम सब गांव के लोग अगर संकल्पित हो जाएं कि अपने गांव के पूरे पानी को हम रिचार्ज करेंगे और गांव में जितना पानी हम लेते हैं उतना बरसात का पानी हम लोग धरती के अंदर ले जाएंगे। मेरे मित्रों, क्रांति हो जाएगा, इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। मेरे बुंदेलखंड में पानी ही पानी हो जाएगा, पूरे बुंदेलखंड में पानी की कोई चिंता नहीं रहेगी। आप नापदान बनाते हो, आप वहां सोख्ता पीठ बना दीजिए, नल जहां लगाए हो वहां पर आप सोख्ता पीठ बना दीजिए, पानी भरे और जमीन के नीचे जाए। छोटे छोटे घर बनाते हो, पाइप बना के झावा, ईंटा और कोयला डाल करके उस पर पानी गिरा दीजिए, पानी का संचयन हो जाए। हम लोगों ने बहुत बड़ा इस पर अभियान चलाया है, काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। आज का यह आयोजन बहुत ही अच्छा आयोजन राजेश जी ने किया है, उमाशंकर जी ने किया है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और गांव के इतने बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने अपने बचपन में पानी देखा होगा कैसा था, फिर से उसी पानी को हम लोग वापस ले आएंगे। मोदी जी के सपनों का भारत और योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाएंगे। जिन जल योद्धाओं ने, जिनको मैंने सम्मानित किया है, आप सबको मैं लखनऊ बुलाऊंगा। मैं लखनऊ में भी एक बड़ा कार्यक्रम करूंगा। पूरे उत्तर प्रदेश के गांव गांव में ऐसे जल योद्धा तैयार हों, मैं सबको जोड़ूंगा। यानी जल शक्ति को जन शक्ति बनाने की जरूरत है, जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। हम सब लोग अगर एक एक बूंद पानी बचाना शुरू कर देंगे और उसको जोड़ करके चलेंगे तो जल संचयन, जल संवर्धन और शुद्ध पेयजल लोगों के घर तक पहुंचेगा। जल जीवन मिशन शुरू हो चुका है। जल जीवन मिशन का काम तेजी के साथ हो रहा है। हम सरफेस वाटर दे रहे हैं। जब शुद्ध पानी मिलेगा तो किसी प्रकार की कोई बीमारी हमारे शरीर में नहीं आएगी। पानी से ही बहुत सारी बीमारियां आती हैं, इसलिए हम पीने का भी पानी दे रहे हैं। उस पर अब हम विस्तार से चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन हम भूजल संचयन, इस पर एक बृहद कार्यक्रम को लेकर के चल रहे हैं। इसके लिए राजेश जी को, उमाशंकर जी को, इनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतने पवित्र काम में आप लगे हैं, मैं इसके लिए आपका एक बार पुनः अभिनंदन करना चाहता हूं। और इस तरीके का बुंदेली भू चौपाल हम लोग जगह जगह आयोजित करें, पदयात्रा करें, जन जागरण करें, लोगों को प्रेरित करें, सभी गांव में अभियान चले, हर घर से अभियान चले, हर कोई आदमी इसमें चिंतन करे। निश्चित रूप से हमको सबको सफलता प्राप्त होगी। एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, वंदे मातरम।